हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसके वर्ड से आपको समझना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। हेल्दी कब होता है? जब वह फिजिकल, इमोशनली और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से अच्छा है। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये हेडक्वार्टर है जिनेवा में, WHO का हेडक्वार्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस क्या है? ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानना और अच्छा होना। कैसे? जैसे कि फिजिकली अच्छा होना, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज होना, और सोशली भी इंटरेक्शन होना बीच में, बिहेवियरली भी, है ना, इमोशनली भी चीज़ों को समझना, और फिजिकली, है ना, स्ट्रेंथ वगैरह होना, सेक्सुअल ऑर्गन की फंक्शन होना सेक्सुअल ऑर्गन्स का। तो वह क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है? ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल बिहेवियरल इंटरेक्शन अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है कि किसी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या है? फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होने चाहिए, है ना। और दूसरा, उनके बीच में क्या? बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए, व्यवहारिक इंटरेक्शन होना चाहिए। जितने भी सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, है ना, जो भी सेक्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आपस में उनको व्यवहारिक रूप से इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में, ठीक है। समझे ना बात को? ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रेटजीज क्या है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, है ना। तो इंडिया वाज अमोंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। तो इन्होंने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें एक सामाजिक एम की तरह, गोल की तरह लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या हो रही थी कंट्री में, है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो उसके अंदर नहीं जाएंगे हम। तो सबसे पहली कंट्री थी इंडिया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर थी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्होंने कैसे लिया? इंडिया ने सोशल गोल की तरह लिया था, है ना। दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। तो स्टार्टिंग में क्या है, जो प्रोग्राम बनाया था उसका नाम था फैमिली प्लानिंग, और कब बनाया था? 1951 में बनाया था। बाद में इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूव करने के बाद अब करंटली जो वर्क कर रहा है ना, अभी भी चल रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन उसका जो नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, RCH प्रोग्राम नाम है इसका, ठीक है। ये फैमिली प्लानिंग वाला ही है इसको, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो क्या करना चाहिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत? क्या होता है? रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयरनेस होती है, जितने भी उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। तो सब प्रकार से होता है आजकल, ऑडियो वीडियो में भी आता है, प्रिंट मीडिया में भी आता है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल में भी आता है। और आजकल तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट, जो वुमेन, ये जो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वाले हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी बताते हैं कई बार, ठीक है। और वुमेन हेल्थ एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो भी कॉल करके बताते हैं। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंटल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और नॉन गवर्नमेंटल भी एजेंसी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ए मेजर रोल इज़ आल्सो प्लेड बाय द पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो इसमें ये मेन रोल होता है पेरेंट्स का, लेकिन मैक्सिमम इंडियंस के पेरेंट्स तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये तो क्या है, बच्चों को ना बताएं, ठीक है, गंदी बात समझते हैं, लेकिन ये गलत है। कोई और अगर अननोन पर्सन बच्चे के साथ कोई गलत हरकत कर देता, बच्चे को मालूम नहीं होता है, तो ज़्यादा गंदी बात है ना। और ये कोई गंदी बात नहीं है अपने बच्चों को बताना कि हमें बैड टच और गुड टच आज तो बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे खुल के बता रहे हैं, तो ये बताना चाहिए, ठीक है ना। क्लोज रिलेटिव्स वो भी इसके बारे में जो है अवेयरनेस बताते हैं। टीचर्स तो बता ही रहे हैं, जैसे एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टीचर मीन्स टीच करने वाला, पढ़ाने वाला, ठीक है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स तो बताते हैं, फ्रेंड्स तो कई बार अच्छे भी होते हैं, तो अच्छी चीज़ें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस होता है। और कई लोगों को एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, सुन करके अपने फ्रेंड्स को इधर उधर कर देते हैं, और कई फ्रेंड्स तो ठीक गलत डायरेक्शन में भी ले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज। ठीक है, तो नाम के लिए इंट्रोडक्शन होता है सेक्स एजुकेशन का, लेकिन कोई नहीं, गांव में तो बहुत कम होता है ना सेक्स एजुकेशन बताना। वैसे 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है बुक्स में तो। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट किसके बारे में जो ये प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट किस के बारे में होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस स्टेज है, उसके बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या चेंजेज आते हैं, है ना। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए, ये 18+ को, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इनसे क्या क्या खतरा है वो बताना चाहिए, एड्स के बारे में भी अवेयर करना चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस है। ठीक है, समझे आप बात को। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या अपनानी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, है ना, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट। ठीक है, तो जो फर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो शादी की उम्र के हैं, उनको क्या क्या बातें मालूम होना चाहिए। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, है ना, यानी कि भाई बेबी प्लानिंग करनी है तो अभी नहीं करनी है तो क्या यूज कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा क्या है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर है कोई तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए ये मालूम होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, जब चाइल्ड की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कैसे मदर की केयर करनी चाहिए, कैसे बच्चे की केयर करनी चाहिए, ये बात मालूम होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या, पहले आजकल भी है, अभी भी क्या है कि जो आफ्टर जो है डिलीवरी के मदर को क्या है इतनी केयर नहीं की जाती है, कुछ भी खिला दिया जाता है, डॉक्टर्स की बातें नहीं मानी जाती हैं, पुरानी बातें चलती हैं, तो उससे नुकसान होता है। और कई बार क्या पूरा लोड दे देते हैं किस पर, मदर पर। ठीक है, और कोई हेल्प करवाता नहीं, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है और केवल मदर की जिम्मेदारी रह जाती है। तो गांव में पहले क्या है, फिर इससे चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ठीक है, मेंटल सिकनेस हो जाती है, ठीक है, मैडनेस भी हो जाती है कई बार, है ना, कुछ समय के लिए, काफ़ी केसेस देखे गए हैं, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि इससे करने से क्या होता है, बच्चे को कितना जो है न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमने पढ़ लिया था ना स्टार्टिंग में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है ना, और लैक्टेशन एमेनोरिया भी हो जाता है इससे, ताकि जो है सेक्स जो पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग से। और मदर्स का क्या है, स्ट्रेस भी रिलीज होता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन कितना भी बता लो, मेल को ही जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा जो है हक मेल को ही मिलता है, मेल चाइल्ड को। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फिर कैसे। ठीक है, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये सेक्स अब्यूजिंग है ना, और ये सेक्स रिलेटेड क्राइम है, तो इनके बारे में मालूम होना चाहिए। बच्चों को बेसिकली अवेयर करना चाहिए सेक्स अब्यूजिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि ठीक है, चलो, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए किस चीज़ का, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन, क्या अटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, मटेरियल सपोर्ट, है ना, तो ये सारे प्रोवाइड होने चाहिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी चाहिए जैसे स्कूल्स वगैरह के अंदर अच्छे से, और इनके जो सेक्स रिलेटेड जो है इनके प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और जो भी मटेरियल हो चाहिए तो वो उसका भी सपोर्ट होना चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल assistance care to people in reproductive related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, इन सब के बारे में जो है अच्छे से जो असिस्ट कर सकें वो ऐसे मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स
कौन कौन सी टेक्निक्स है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसे स्टैट्यूटरी जो बैन है ना, ऑन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैट्यूटरी बैन, जो सरकार बैन लगा देती है मतलब, है ना। बैन है किस चीज़ पर, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो एमनियोन है, एमनियोन जो फ्लूइड है उसको लिया जाता है और उससे क्या है किसकी जो है टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन साथ में इससे क्या सेक्स का भी डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या है बैन कर दिया गया है, स्टैट्यूटरी बैन है इस पर कि अम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगल चेक इज इंक्रीज मेनेस और फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो फीमेल जो बच्चा होता था उसको पहले ही मार दिया जाता था अगर, ठीक है। तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया, किस पर, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, है ना, अच्छे से। तो आजकल वैक्सीनेशन तो होता है बच्चों का, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में होता है ना। आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। एमनियोसेंटेसिस क्या एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, एंड फेटल इन्फेक्शन, और जो फीटस है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है ना। कंडीशन इट may diagnose. This procedure is used to test the presence of the certain genetic disorder such as Down syndrome, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये सारे जेनेटिक जो डिसऑर्डर है इनकी जो है टेस्ट किया जाता है इस एमनियोटिक फ्लूइड से। अगर इससे ये पॉजिटिव आते हैं तो फिर डिलीवरी को कंसीव करने का क्या फ़ायदा, भविष्य में वह बच्चा होगा तो वह दुखी होगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ एनीमिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना। एनीमिया, अरे कहाँ पर, सर्वाइवल ऑफ द और क्या डिटरमाइन किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फीटस, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फीटस। This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, muscular dystrophy and determine the survival of the fetus। देखो ये लाइन दोबारा लिख दी है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। मिसयूज क्या होता है एमनियोसेंटेसिस के, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, फीमेल फीटस को किल कर दिया जाता है, इसका मिसयूज ये है ना। इसलिए इस पर क्या है स्टैट्यूटरी बैन है, ठीक है, किस पर, सेक्स डिटर्मिनेशन पर। बाकी आप टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं लेकिन सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करवा सकते, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, द टेस्ट यूजुअली डन एट 14 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। ना लगभग कितना होता है, 36 वीक का होता है, तो उसमें से 14 to 18 वीक्स का जो गेस्टेशन पीरियड है उसके अंदर इसका मालूम कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है ना, विद ए निडल अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। सहेली क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, एक ओरल सिरप है, एक प्रकार के ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स है, वाज डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। तो ये बात याद रखनी है, सहेली कहाँ पर बनी थी, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, मतलब इसको ओरली लेते हैं तो ये जो है प्रेगनेंसी नहीं होने देती है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया, है ना। नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है ये, है ना। इसके अंदर क्या सेंट क्रोमन रखता है ये, इसके अंदर केमिकल होता है सेंट क्रोमन। ये क्या करता, मॉड्यूलेट करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उनको मॉड्यूलेट कर देता है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर नहीं होंगे तो जो उसकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है बन नहीं पाएगी। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। हमने पढ़ा था ना इम्प्लांटेशन में, तो जो एंडोमेट्रियम को जो बनाए रखता है वह तो है प्रोजेस्टेरॉन, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। तो ये क्या है, एस्ट्रोजन को के जगह
एस्ट्रोजन के रिसेप्टर की जगह लग जाता है, मतलब एंड्रोजन की तरह वर्क करता है लेकिन है नहीं एंड्रोजन, तो मॉड्यूलेट कर देता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स को, ठीक है ना। तो ये 1 से वीक ली जाती है, ये जो सहेली है 1 से वीक ली जाती है, वीक में एक बार ली जाती है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर नो थिकनिंग ड्यू टू द मॉड्यूलेशन ऑफ द रिसेप्टर एंड नो इम्प्लांटेशन, ठीक है। एस्ट्रोजन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी तभी तो इम्प्लांटेशन होगा। थिकनिंग किससे होती है? एस्ट्रोजन से होती है, समझे। इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, इंडिकेटर्स क्या हैं? इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी क्या है? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, तो अगर वह सोसाइटी अवेयर है इनके बारे में तो वह इम्प्रूव है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, और मेडिकल की जो है प्रेजेंस में, मेडिकल जो असिस्टेंट हैं उनकी प्रेजेंस में अगर डिलीवरी होती है तो ये भी अच्छी बात है, ये भी क्या अवेयरनेस है, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। बेटर पोस्टनेटल केयर है ना, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, यानी कि जो उनकी मृत्यु दर है, डेथ रेट है, उसको कम कर देना किससे? अगर हम उनकी केयर करें आफ्टर डिलीवरी, पोस्टनेटल के बाद, दोनों की, मैटरनल एंड इन्फेंट, मदर और बेबी की, है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और नंबर ऑफ कपल्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है ना। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर एसटीटीज, अच्छे से हम डिटेक्ट कर पाएँ और एसटीटीज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, और उनको क्योर कर पाएँ, है ना, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, है ना, तो वो क्या है? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है वो। क्या पॉपुलेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या है? 11 जुलाई है, याद रखना, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ठीक है। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या? इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल मिल करके क्या बनाते? पॉपुलेशन बनाते हैं। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या है? सेंसस अंडरटेकन एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जो है पॉपुलेशन सेंसस होता है, ठीक है। फर्स्ट कब हुआ था? इन 1872, ये डाटा याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंडिया में पहली बार जो पॉपुलेशन की जो जनसंख्या सेंसस हुआ था, है ना, पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इन 1872, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में, लेकिन 2021 में हो नहीं पाया अभी तक, है ना, ठीक है, ठीक। बर्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, ठीक है, 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी, है ना, यानी 2000 मिलियन क्या थी? पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, ठीक है, बर्ड की पॉपुलेशन। फिर इन 2000 के अंदर क्या हो गई? 6 बिलियन हो गई, यानी कि 100 साल के अंदर कितनी बढ़ी? 3 गुना बढ़ी, 3 टाइम्स बढ़ी। फिर मात्र 2000 से 2011 में कितनी बढ़ गई? देखो, मात्र 10 साल में 7.2 बिलियन, यानी कि 1.2 बिलियन बढ़ गई केवल 10 साल में। कहाँ? 100 साल में बढ़ने के लिए कितना? 100 साल में बढ़ी थी 4 बिलियन, कहाँ 10 साल के अंदर ही कितनी बढ़ गई? 1.2 बिलियन बढ़ गई, है ना। समझो कितना एक साथ जो है एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का। द इंडिया पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस एट टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, है ना, हमारी आज़ादी के समय 350 मिलियन क्या थे? हम थे, 350 हमारी पॉपुलेशन थी। 2000 के अंदर क्या हो गई? हमारी 1 बिलियन हो गई, ठीक है। जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, 2000 के अंदर हमारी 1 बिलियन थी इंडिया की, ठीक है। 2011 में 1.2 बिलियन है और अब अप्रॉक्स 1.5 बिलियन है, ठीक है, समझे। तो 2011 के अकॉर्डिंग ही डाटा याद रखना हमें, ठीक है। रेट ऑफ बर्ड एंड इंडिया की जो है पॉपुलेशन की रेट क्या है? 6:1, है ना, जहाँ वर्ल्ड की 6 बिलियन है, इंडिया की 1 बिलियन है, ठीक है, 6:1 चला है। एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन, समझ रहे। पूरे संसार में हर 6 में से एक क्या है? भारतीय। अकॉर्डिंग टू द
2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, दैट इज 17 पर 1000 पर ईयर, यानी 17 लोग बढ़ रहे हैं हर 1000 लोगों पर हर साल, ठीक है, 2001 के अनुसार। और 2011 जो है उसकी सेंसस रिपोर्ट है, उसके अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 पर 1000 पर ईयर, ठीक है, ये है, ठीक। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट की इतनी जल्दी डेथ होती नहीं है क्योंकि सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, है ना। मैटरनली मोर्टेलिटी रेट जो है, जो पहले तो क्या मदर्स जो है बहुत ज़्यादा मर जाती थी बेचारी जो है बेबी को जन्म देने के बाद, तो आजकल वो नहीं होता, मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण सारे जो है इक्विपमेंट वगैरह हैं तो इनको बचा लिया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आजकल इन्फेंट जो है 7 मंथ का भी होगा, 6 मंथ का भी होगा, उससे भी बचा लिया जाता है, पहले तो बचाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल हैं उनमें इंक्रीज होना, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है सबसे युवा कंट्री है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो है पीपल है उनकी जो है नंबर ज़्यादा है, ठीक है, समझे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन, पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? बर्थ रेट पर। बर्थ रेट होगी ज़्यादा, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बर्थ रेट तो क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। डेथ रेट क्या होगी? डिक्रीज होगी तो हो गया। और माइग्रेशन है ना, इमाइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इमाइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन घटेगी, ठीक है, इसमें तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। एज एंड सेक्स रेशो ये भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, है ना, इन पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। इमाइग्रेशन होगा तो बढ़ेगी, इमाइग्रेशन होगा तो घटेगी। इमाइग्रेशन यानी जाना एक जगह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल इन ए ईयर। ये क्या बर्थ रेट है? बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लिविंग यानी कि जो लाइव बर्थ हैं, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 इंडिविजुअल इन ए ईयर, एक साल में। इट नेवर नेगेटिव वाइल ग्रोथ रेट में बी नेगेटिव, है ना। ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकती है लेकिन बर्थ रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। डेथ मोर्टेलिटी रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन ए ईयर, ठीक है, ये क्या है? डेथ रेट है। माइग्रेशन क्या है? इमाइग्रेशन, है ना, और इमाइग्रेशन। इधर मीनिंग में इधर क्या है? एक डबल एम आएगा यहाँ, है ना, ठीक है, इमाइग्रेशन, ठीक है, इधर भी लिखा हो। और इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन, समझ गए। इसका मतलब आना किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिस स्थान पर आएंगे वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। और इसका मतलब वह उस स्थान से जाना तो वहाँ की जनसंख्या कम होगी। एज एंड सेक्स रेशो क्या? फीमेल सेक्स इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और प्री रिप्रोडक्टिव जो है फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, उनके हिसाब से जो है पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो एज है वो 14 to 45 ईयर है, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट है, युवा है, तो ये बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। प्री रिप्रोडक्टिव है वो बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव मैच्योर होकर रिप्रोडक्टिव में ही आ जाएंगे, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव बढ़ेगी तो घटेगी, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इतनी है नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन्हें, ये इंडिया में नहीं है ना, लेकिन ये क्या डिपेंड करते हैं जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 ईयर इन्फ्लुएंसेस द बर्थ रेट, है ना, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दो वी कोड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल, ठीक है ना, समझे, है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट हो जाती है ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? जीरो हो जाएगी,
है ना, स्टेबल हो जाएगी। बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। जितने बर्थ हो रहे हैं और उतने लोग अंदर आ रहे हैं, उतने मर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, तो भी इक्वल हो जाएगा। इफ़ बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगी डेथ रेट से, तब पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी। इफ़ डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगी, है ना, बर्थ रेट से, तो पॉपुलेशन घटेगी। इफ़ इमाइग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा इमाइग्रेशन से, तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन, पॉजिटिव पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, जो स्मॉल फैमिलीज है उनको क्या है, अवेयर करना, किसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, है ना। यू माइट हैव सीन ए एडवर्टाइजमेंट in the media as well as posters, bills, etc showing a happy couple with 2 children with a single, हम दो हमारे दो, है ना, we two our two, ये इस प्रकार से दिखाना टीवी के अंदर पहले दिखाया जाता ना, हम दो हमारे दो, और उसको ऐसे दिखाना कि दो बच्चे होना बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है ना, हैप्पी फैमिली दिखाना। मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक है। और कपल्स को क्या है, एनकरेज करना किसके लिए, कि एक चाइल्ड जो है अडॉप्ट कर ले, बच्चा गोद ले लें। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी जो है राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स, है ना, एंड दैट ऑफ मेल 21। तो महिला की जो है सरकारी जो वो है स्टैट्यूटरी जो मैरिजेबल एज है 18 ईयर, तो इसकी है फीमेल्स की, और मेल की 21 है। एंड द इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और स्मॉल फैमिली होती है उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हमने नॉर्मल चीज़ देखी, जो ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो ये है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होनी चाहिए, आइडियल यानी कि आदर्श, है ना, आइडियल जो अच्छा है कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए, वो क्या है, कैसा होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ईजिली यूजेबल हो, है ना, अच्छे से फ्रेंडली हो उसके बारे में, यानी अच्छे से जानकारी हो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, किसी से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करनी ना पड़े, है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ के लिए व्यक्ति क्या है, छुप कर ही कार्य करते हैं ना। इंडिया में तो मोस्टली, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सारा खुल के है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़े, है ना। इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल विद नो और लेस साइड इफ़ेक्ट, है ना। बहुत या तो बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट होना ही नहीं चाहिए, बहुत लेस साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए। इट आल्सो शुड इन द वे इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव एंड डिज़ायर, और जो सेक्सुअल ड्राइव है और सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, सेक्सुअल ड्राइव के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, है ना, आनंद के लिए ही तो ये करते हैं, और उसमें ही अगर कमी आएगी तो वो इनको यूज नहीं लेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव को। ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज़, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। यूजर फ्रेंडली, इजली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो लेस साइड इफेक्ट। इट आल्सो शुड इज नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर। ठीक है। टेम्परेरी मेथड क्या है, जो नेचुरल मेथड थे, जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जैसे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है। केवल इसमें फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है, ये नेचुरल है। रिदम मेथड ऑफ द सेफ पीरियड और पीरियडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड, है ना। तो इसमें क्या है, पीरियड का जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो है ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड है। ठीक। लेकिन ये इतना सेफ नहीं है। विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्ट हाई फेलियर रेट होता है, यानी कि ड्यूरिंग क्या है, कॉपुलेशन, है ना, तो क्या है, विड्रॉल कर लेते हैं ना, बाहर निकाल लेना। ठीक है। ताकि सीमन अंदर वेजाइने के अंदर ना जाए। ठीक है। एक ये है। और लैक्टेशनल अमेनोरिया
यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवाते हैं तो जो है पीरियड्स जो है 2 to 6 मंथ तक जो है डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर नहीं है, कई लोगों में जो है कई फीमेल्स के अंदर 1 मंथ 2 मंथ के बाद आ ही जाते हैं, ठीक है, कई में नहीं आते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये भी इतना सेफ़ नहीं है, ये तीनों इतने सेफ़ नहीं है, लेकिन इनको यूज करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। रिदम मेथड और सेफ पीरियड और पीरियडिक एब्स्टिनेंस जो है ना, वो क्या है, जैसे कि देखो इसको समझते हैं कि कब जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो कब करनी चाहिए, तो देखो है ना, पहले ये बात याद होनी चाहिए कि स्पर्म की जो लाइफ होती है इन फीमेल के अंदर, फीमेल ट्रैक के अंदर स्पर्म चला गया तो वो होती है 3 डेज़ अप्रॉक्स होती है, कई बार 3 to 5 डेज़ भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है 3 डेज़ होती है, एनसीईआरटी में 3 डेज़ है ना। और ओवा का जो लाइफ है वह 1 डे होता है, ये बात याद रखनी है, ये पहले तो ये बात याद रखो, है ना। और सेफ पीरियड क्या है, बिफोर 10th डे और आफ्टर 7th डे, यानी कि जो फर्टाइल पीरियड है वह क्या है, 7 डे का फर्टाइल पीरियड है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज से बचना चाहिए। यानी कि बिफोर 10th डे मतलब जो 14th डे जो है, जो ओवा है 14th डे जो है क्या होगा, हमारा ओवा रिलीज होगा, तो इससे 10 दिन पहले तक का टाइम जो है वो ठीक है। और इससे रिलीज होने के बाद 17th जो डे है, जैसे कि देखो पीरियड फर्स्ट डे से काउंट हो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 10th डे तक जो है सेफ है। 11th डे 12th डे 13th डे 14th डे ये अनसेफ है। तो 10th डे तक बिफोर ओवा रिलीज से, है ना, 10th ऑफ डे यानी 10वां दिन तक, समझे। और आफ्टर 17th डे, 17th मतलब 15th 16th 17th, ये पीरियड के बाद के टाइम है, ये जो काउंट कर रहे हैं, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हुआ उससे 10वें दिन तक सेफ है सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 17 तक जो है अनसेफ है, क्योंकि ये जो है फर्टाइल पीरियड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर ओवा रिलीज होता है 14th डे, और अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है 11th डे होती है मान लेते हैं, तो ओवा कितना जो स्पर्म है वह 3 डेज़ तक क्या है लाइव रहता है। तो 11th के बाद 12 13 14th, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा हैं। समझ रहे आप ये बात या नहीं समझ रहे? देखो चलो ठीक, देखो सेफ क्या है, लाइफ या स्पर्म की जो लाइफ है वह 3 डेज़ है। 10th डे होता है ना, स्पर्म एंटर करता है इन वेजाइना। 12th डे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओवुलेशन, इसमें क्या बता रखा है, 14th डे ओवुलेशन होता है। तो उससे 14th डे से 10th डे जो स्टार्टिंग के टाइम है वो सेफ है, ठीक है। और 17th के बाद के सेफ है, क्योंकि ओवा मान लेते 14th डे रिलीज हो गया, है ना। कई बार क्या 1-2 दिन लेट हो जाता है, 16th डे रिलीज हो गया तो 1 दिन तो वो जीवित रह सकता है ना ओवा, और स्पर्म तो 3 दिन रहता है। अगर 11th डे भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो स्पर्म जो है कब तक रहेगा जीवित, 11th डे 12th डे 13th डे और 14th डे तो ओवा आ ही रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाते हैं। समझे आप बात या नहीं? समझ गए होंगे वैसे तो, है ना। यानी कि पीरियड्स के या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के पहले 10 दिन जो हैं, है ना, जिस दिन स्टार्ट हुआ उससे काउंट करना, पहले जो 10 दिन है वो सेफ है ना। और 17th डे के बाद का सेफ है, 10 दिन के बाद का। और 17th डे से पहले का जो टाइम पीरियड है वह अनसेफ है, वह क्या है बहुत फर्टाइल पीरियड है। तो फर्टाइल पीरियड से, फर्टाइल टाइम से बचना चाहिए, ठीक है, समझ गए है ना। विड्रॉल मेथड क्या है, विड्रॉल पेनिस बिफोर एजुकुलेशन। तो एजुकुलेशन होता है सीमन का वेजाइना में, उससे पहले पेनिस को विड्रॉल कर लिया जाता है। तो ये यूजुअली होता नहीं है, काफ़ी कोशिश करते हैं लोग, है ना, काफ़ी कर पाते हैं, है ना, तो ये नहीं होता। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है वो हमने देख लिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेशन, है ना। स्टॉप मेंस्ट्रुअल मैक्सिमम कितना 6 मंथ तक, है ना, ठीक है। बैरियर मेथड ये ठीक है। अब नेचुरल ख़त्म हुए हमारे, अब है बैरियर मेथड। क्या है दो देखते हैं। उसमें क्या प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, इसमें भी, है ना। उसमें भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया हमने, इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है,
यहाँ पर इनमें क्या कोई केमिकली कोई चीज़ यूज नहीं हुई है, नेचुरल में भी और इस बैरियर मेथड में, है ना। केवल इसमें हम फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट कर रहे हैं बस। इन बैरियर मेथड की क्या के अंदर क्या ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ बैरियर लग जाते हैं तो उनके बीच में फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाती। जैसे कॉन्डम जो है इरिवर्सिबल, है ना, बार बार यूज नहीं कर सकते, है ना, वंस एक बार ही यूज कर सकते हैं कॉन्डम को, है ना। प्रोडक्ट भी करता है किससे, एसटीडीज से एंड एड्स से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स, है ना, है ना। और क्या है, फेम सील्ड होती हैं कुछ फीमेल कॉन्डम होते हैं, वो भी इरिवर्सिबल है, लेकिन कुछ यूजेबल होते हैं। रीयूजेबल कौन सी हैं, सर्विकल कैप जो है वो है वह रीयूजेबल है, डायफ्रैगम जो है वह यूजेबल है, बोल्ट है ये यूजेबल है। तो ये फीमेल के हैं, मेल के लिए कॉन्डम है, ठीक है, मेल के लिए डायरेक्टली कॉन्डम, है ना। तो ये अब बात समझे, बैरियर मेथड है ये, ठीक है। तो कॉन्डम वगैरह जो है उनका इमेज आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, या फिर देखो ऐसा होता है कॉन्डम, तो बिल्कुल ठीक है। और ये जो सर्विकल कैप वगैरह होता है वो शायद ऐसा होता है, शायद क्या डायग्राम एनसीईआरटी से लेकर के बताना पड़ेगा, या आप देख लेना, चलो बता देता हूँ डायग्राम। वैसे डायग्राम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आते भी नहीं है डायग्राम इस पर, ये कॉन्डम वगैरह का, ठीक है। केमिकल मेथड देखते हैं, है ना, जिसमें क्या है हम स्पर्म को ही मार देते हैं। यहाँ तो हमने कोई मारा मारी नहीं की थी, मतलब किसी की डेथ नहीं की थी, केवल प्रिवेंट किया था। यहाँ तो हम मार देंगे किसको, स्पर्म को। केमिकल मेथड है ना। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज, फोम, वेजाइनल टैबलेट्स, वेजाइना के पास रखी जाती हैं कुछ टैबलेट्स, है ना। उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस केमिकल को, और फिर सेक्सुअल के एक्टिविटी के दौरान क्या है, जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो स्पर्म मर जाते हैं, ठीक है, उससे। तो समझिए केमिकल मेथड। दीज कंटेन केमिकल लाइक सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट। तो ये इनके अंदर केमिकल होते हैं, क्या, सिट्रिक एसिड हुआ, बोरिक एसिड हुआ, जिंक सल्फेट हुआ। इट किल द स्पर्म बाय डिस्टरप्टिंग द मेम्ब्रेन, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसे डिस्टरप्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं उसे, है ना। तो ये केमिकल मेथड है, ठीक है। क्रीम, जेली वगैरह, तो इनका थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है, इचिंग वगैरह होती है, ठीक है, और कई जो है एलर्जिक भी होते हैं, किसी को सूट नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड बैरियर मेथड है ना, लेकिन उनसे भी बेस्ट आईयूडीज भी है ना। ये डिवाइसेस होती हैं आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, आईयूडीज है। दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्स इन द यूटेरस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं। आईयूडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये भी क्या है, स्पर्म को खा जाती है, मार देती हैं, क्या, आईयूडीज, है ना, विद इन द यूटेरस। एंड कॉपर आयंस रिलीज, ये क्या है, आईयूडीज का कॉपर आयंस, कुछ कॉपर की आईयूडीज होती हैं, कॉपर आयन कंटेनिंग आईयूडीज होती हैं जो कॉपर आयन रिलीज करते हैं वेजाइना के अंदर, फिर ये क्या है, स्पर्म को मार देती हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। और जो कॉपर आयन जो है ये रिलीज होते हैं और स्पर्म की जो मोटिलिटी है ना, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसके दौड़ने की क्षमता को रोक देते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसको भी क्या है, सप्रेस कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी घटा देते हैं। आईयूडीज आर आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। तो ये आईयूडीज जो हैं ये अगर स्पेस चाहिए बच्चे के लिए, मतलब फर्स्ट बेबी हो गया या फिर वैसे भी टाइम चाहिए, जैसे किसी को 1 ईयर 2 ईयर, है ना, तो ऐसे ही आईयूडीज बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इन इंडिया के अंदर, ठीक है। आईयूडीज, तो आईयूडीज कौन कौन सी है, जैसे नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज है, लिपिस लूप है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है, लिपिस लूप है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या है, जो कॉपर आयन रिलीज करती हैं, CUT कॉपर टी, CU7 कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, मल्टीलोड 375, ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपिस लूप है, ये याद रखना है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी है ना, प्रोजेस्टासर्ट है एक, तो प्रोजेस्टासर्ट
है ना, ये हार्मोन रिलीज करती हैं, है ना। और LNG-20 है, LNG-20 ये क्या हार्मोन रिलीजिंग क्या है, आयोडीज है। तो ये आपको ये याद रखना है, ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज करके जो है प्रेगनेंसी को डिले करती हैं। तो कॉपर टीज वगैरह ये है ना, और ये जो है आयोडीज जो हैं ये ज़्यादा यूज ली जाती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, समझा बात को। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज देख लेते हैं एक बार, है ना। कॉपर आयोडीज जो है कॉमनली कॉल्ड कॉपर टीज, उनको कॉपर टीज बोलते हैं, है ना, कॉपर टीज बोलते हैं ना। कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज है, हैव आयोनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफ्यूज एट द रेट ऑफ सम 50 माइक्रोग्राम पर डे। भी क्या है 50 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम समझ रहे, बहुत बहुत कम अमाउंट, 10⁻⁻⁶ ग्राम, समझ रहे, इतने अमाउंट में हर दिन रिलीज करती हैं धीरे धीरे कॉपर आयन, ठीक है। इट हैज़ ए लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बाई ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइनेसिस, है ना, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड दियर एबिलिटी टू फर्टाइल ओवम। तो ये धीरे धीरे कॉपर आयंस क्या है, उसकी जो साइटोकाइनेसिस है उसको भी कम करती हैं। साइटोटॉक्सिन्स है एक, है ना, टॉक्सिक साइटोकाइनेस, है ना, साइटोकाइनेस ये टॉक्सिक रिलीज करती हैं। इससे क्या स्पर्म की जो है मेम्ब्रेन भी क्या है फट जाती है, और क्या है उनकी एबिलिटी है दौड़ने की, मोटिलिटी की, वो कम हो जाती है, और जो है फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है ओवम को वो भी कम हो जाती है स्पर्म की, ठीक है। तो कॉपर टी 200, मल्टी लोड कॉपर टी 250, ये क्या है 200 250, ये क्या अमाउंट ऑफ कॉपर पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। कॉपर टी 375, है ना, मल्टी लोड कॉपर टी, तो मल्टी लोड 375, कॉपर टी 200, कॉपर टी 250, कॉपर टी 380, कॉपर 7 Cu7। तो ये आपको मेनली जो याद रखना है Cu7 मल्टी लोड, Cu7 मल्टी लोड कॉपर टी और कॉपर टी 200 वगैरह, है ना, समझे। तो ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, ठीक है। ये ऐसी होती हैं, ऐसे टी शेप होती हैं कुछ ऐसी, देखो ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट करी जाती है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट की जाती है, ठीक है ना। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, अब देखते हैं जो आयोडीज हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था, नेचुरल मेथड पढ़ा था, फिर बैरियर मेथड पढ़ा था, फिर केमिकल। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, आयोडीज पढ़ रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पढ़ रहे हैं। यूटेराइन के अंदर ही हमने डिवाइस फिट कर दिया जिससे स्पर्म मर रहे हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी प्रिवेंट के कौन से मेथड थे, नेचुरल एंड बैरियर, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते थे। और स्पर्मिसाइडल जो थे, स्पर्म को मारने वाले जो थे, वो केमिकल मेथड थे, है ना, जिसमें हम सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक फॉस्फेट वगैरह, है ना, वो ले रहे थे, ठीक है, केमिकल ले रहे थे, जिंक सल्फेट, है ना, ये ले रहे थे, बेजानिन टैबलेट्स वगैरह जो स्पर्म को मार रहे थे। और कॉपर टीज भी स्पर्म को मार रही हैं, है ना, यानी आयोडीज भी स्पर्म को मार रही हैं। कॉपर रिलीजिंग है, उन्हें कॉपर टी बोलते हैं। और हार्मोनल जो आयोडीज है वो देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड कौन सी, लिपिस लूप है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंक्लूड प्रोजेस्टेरोन आयोडीज, प्रोजेस्ट्रासर्ट एंड लेवोनो गैस्ट्रॉल, है ना, ये आयोडीज के नाम है। जैसे प्रोजेस्ट्रासर्ट हो गई एंड लेवेनो गैस्ट्रॉल आयोडीज हो गई, LNG-20 हो गई। ये आयोडीज जो हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं। बोथ आर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, दोनों जो आयोडीज हैं इनके पास क्या प्रोजेस्टेरोन होता है ना, LNG-20 हुई, है ना, प्रोजेस्ट्रासर्ट हुई, हाँ, लेवोनो गैस्ट्रॉल हुई, ये सारी इनके पास होती हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। दीज मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, है ना, यूटेरस को क्या करते हैं अनसूटेबल कर सकते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा यूटेरस में इन हार्मोनल चेंजेज के कारण। चेंज इन सर्विकल म्यूकस, सर्विक होस्टाइल टू स्पर्म, सर्विकल जो म्यूकस है उसे चेंज कर देते हैं, और जो सर्विक्स है वह होस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए, स्पर्म को खाने वाला बन जाता है ना, एनोबुलेशन कर देते हैं, ओवुलेशन को नहीं होने देते, एनओवुलेशन कर देते हैं, है ना। इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, जो ल्यूटियल एक्टिविटी है, ल्यूटियल फेज वगैरह चलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, उसे इनसफिशिएंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं, ना, डिक्रीज कर देते हैं सीक्रेशन एंड मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीक्रेशन होता है ओवम का, उसको डिक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल, ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जो नेगेटिव किया जाता है, फीडबैक देता है कि उसको GnRH को, GnRH का एंटी
एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उस पर जाता है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी है FSH और LH निकालता है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल करता है, जो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता है। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करता है, उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते। तो ये सारे के सारे नहीं निकलते हैं, ठीक है, क्रॉस लगा हुआ है यानी कि ये नहीं निकलते हैं नेगेटिव फीडबैक के कारण, ठीक है। तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का नहीं लेवल बढ़ता क्योंकि ब्लड प्रोजेस्टेरॉन दे दिया हमने ऑलरेडी, तो उससे नेगेटिव फीडबैक गया पिट्यूटरी पे, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, LH नहीं निकलेगा। बात समझे आप या नहीं? ब्लड के अंदर हमने प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा दिया वैसे बाहर से। तो ये जो मेन जो फंक्शन है बॉडी का, बॉडी जो निकालती है अपनी ओव्यूलेशन के लिए, अपनी FSH LH निकालती है, इनको नहीं निकालेगी, ठीक है, समझे। गॉसिपोल जो है, गॉसिपोल एक कॉटन सीड होता है, कॉटन का सीड को क्या बोलते हैं, गॉसिपोल होते हैं। चाइना यूज टू स्टॉप पॉपुलेशन कॉज परमानेंट इनफर्टिलिटी। तो पहले चाइना क्या करता था, ये गॉसिपोल जो है कॉटन सीड देता था लोगों को। तो गॉसिपोल जो है ये कॉटन का सीड होता है, कपास का बीज होता है। इसे लेने के कारण अगर मेल इसको ले लेते हैं तो वो क्या परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाते हैं। लेकिन अब चाइना को मालूम पड़ रहा कि हमने गलती कर दी, तो अब चाइना ने इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, हमने IUDs देख ली। अब ओरली कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, मतलब टैबलेट्स वगैरह हैं जो हम ओरली ले सकते हैं मुंह से। कई लोग इनको प्रेफर नहीं करते हैं कि नहीं हम तो IUDs भी नहीं लेंगे, हम बैरियर भी यूज नहीं करेंगे, केमिकल मेथड भी नहीं, तो ये दवाई के रूप में आती है, सिरप वगैरह के रूप में आती है। जैसे सहेली हमने देखी था ना स्टार्टिंग में, वो क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ही है, मतलब सिरप के रूप में ली जाती है। दे आर प्रिपरेशन कंटेनिंग आइदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है इन पिल्स के अंदर, हार्मोनल ही है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या दोनों होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टिन इज लेवेनोगेस्ट्रेल हमने पढ़ा था ना। एंड मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इज इथिनिल एस्ट्राडाइल। इथिनिल जो एस्ट्राडाइल है, मोस्ट कॉमन क्या है, ओएस्ट्रोजन है ना, ओरली लेने वाला ओएस्ट्रोजन है। इथिनिल ओएस्ट्राडाइल, ठीक है, समझे आप बात को। ये ओरल ली जाती है। मिनी पिल्स होती हैं, सिंगल हार्मोन कंटेनिंग होती है। कंबाइंड पिल होती हैं, 2 हार्मोन कंटेनिंग होती है। मिनी पिल्स जो हैं उनके अंदर केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। कंबाइंड पिल्स के अंदर दोनों हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और प्लस एस्ट्रोजन होता है ना। कंबाइंड पिल जो होते हैं, दे पिल्स आर टेकन ओरली फॉर 20 days इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th day एंड एंडिंग ऑन 25th day। However, it is advisable to restart द कोर्स आफ्टर ए गैप ऑफ 7 day। तो ये ऐसे ली जाती हैं कि भाई जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है स्टार्ट हुआ है 1st day से है, मेंस्ट्रुएशन आना हो गया है पहले दिन से, तो पहले से दिन से लेकर 5वें दिन में जो है, 5वें दिन से ये पिल्स स्टार्ट की जाती है, जो कंबाइंड पिल है ना। 5वें दिन से स्टार्ट करके और कब तक ली जाती है, ये 25th day तक ली जाती है ना। और बीच में जो है 7 दिन का गैप दिया जाता है बस, है ना। 25th के बाद है ना 26, 7, 8 और 1, 2, 3, 4 तो हो गए ना 7 दिन। 7 दिन का गैप दिया जाता है, लेकिन इसको कई जो है फीमेल्स भूल जाती है लेना, है ना। एक सेकंड, ठीक। तो हार्मोनल पिल एक्ट बाई 4 ways, है ना। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये जो है क्या करती हैं, ये हार्मोनल जो पिल लेते हैं ये इनहिबिशन कर देते हैं ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं। अल्ट्रेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। तो एंडोमेट्रियम का क्या कर देते हैं, अल्ट्रेशन कर देते हैं, यानी कि उसकी थिकनिंग वगैरह नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लड के अंदर क्या ले लिया है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये नेगेटिव फीड दे देंगे ना, फीडबैक दे देंगे किसके लिए, एंटीरियर GnRH हाइपोथैलेमस के लिए, और GnRH के लिए नेगेटिव फीडबैक जाएगा। तो वह एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं बोलेगा कि FSH निकालो, LH निकालो, LH FSH ही तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएंगे, तो ओवुलेशन तो होगा ही नहीं, FSH नहीं निकलेगा, तो समझे, ठीक है। चेंज इन सर्विकल म्यूकस जो है उसको चेंज कर देंगे, इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पासेज एंड
ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, इनहिबिशन ऑफ द मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है, सीलिया वगैरह होते हैं जो उसकी मोटिलिटी जो है उसको भी सप्रेस कर देते हैं ये हार्मोन। तो ओवा अगर निकल भी आया, मान लेते हैं रिलीज भी हो जाता है किसी कंडीशन कारण, तो उसको आगे मोटिलिटी नहीं है उसके अंदर, है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इंजेक्टेबल कौन सी है, डेपो प्रोवेरा, है ना। प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन। कई बार का इंजेक्शन से भी लिए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। दे आर डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन असिस्ट DMPA इफेक्टिव फॉर 3 मंथ, है ना। तो ये क्या है, 3 मंथ के लिए ही इफेक्टिव होते हैं जो इंजेक्शन से लिए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन वगैरह। इम्प्लांट होता है एक, है ना। इम्प्लांट्स में क्या है, जो डर्मिस है, दीज आर प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस होते हैं विच आर इम्प्लांट सबडर्मली, है ना। जो स्किन है, स्किन के नीचे डाल दिए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। 3 to 5 डेज तक इनसे क्या कॉन्ट्रासेप्शन रहती है। ये सबडर्मली इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर प्लांट्स इज प्रोजेस्टिन ओनली कंटेनिंग डिवाइस। जो नॉर प्लांट है एक डिवाइस है ना, उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टिन होता है, प्रोजेस्टिन, है ना। हैज 6 स्मॉल सिलिकॉन यानी कि परमेबल होता है कैप्सूल, सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं कंटेनिंग लेवेनोजेस्टेरोल एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन ऑन लेफ्ट अपर आर्म। जो बाएं हाथ की अपर आर्म है उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं सबडर्मली, और ये 5 साल तक काम कर सकता है। 5 साल तक जो है आपकी डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, समझे। इम्प्लांट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। 6 सिलिकॉन होते हैं और परमेबल कैप्सूल के अंदर, सिलिकॉन के परमेबल जो कैप्सूल हैं उसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। क्या, प्रोजेस्टिन, है ना, नॉर प्लांट, समझे। तो एक इम्प्लांट्स भी होता है, इंजेक्शन्स भी होते हैं और हार्मोनल पिल्स भी होते हैं, आयोडीज वगैरह होते हैं, वो हमने देख ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखो कि ये कब लिया जाता है कि मान लेता हूँ इमरजेंसी में अगर प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तब अब क्या करें बताओ। तो देखो ये देखते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है ना। एडमिनिस्ट्रेन प्रोजेस्टेरोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की जो आयोडीज हैं वो दी जाती हैं, है ना, विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस के 72 घंटे के बाद ये आयोडीज दे दी जाती है। प्रोजेस्टेरोन्स दे दो या फिर प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन वाली पिल है ना, हार्मोनल आयोडीज है, उसे दे दो, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर, 3 दिन के अंदर, है ना। आफ्टर कोइटस हैव बीन फाउंड बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोल सकते हैं, एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इन दोनों कारण ये लिए जाती है, ये रेप या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है उसके कारण, है ना। और मेफीप्रेस्टोन जो है एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, इज ए सिंगल पिल ट्रीटमेंट है। इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मेफीप्रेस्टोन दी जाती है एक टैबलेट, ठीक है, ठीक है। तो मेफीप्रेस्टोन जो है ये टैबलेट दी जाती है, और साथ में आजकल क्या है, मिसोप्रोस्टल टैबलेट भी दी जाती हैं, 4 मिसोप्रोस्टल टैबलेट्स, ताकि जल्दी से जो है ब्लीडिंग के थ्रू जो फीटस वगैरह उसके अंदर बना हुआ है, एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। मेफीप्रेस्टोन मैक्सिमम जो है ये काफ़ी लोग जो हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जर्मनी टैबलेट भी बोला जाता है इसको, है ना। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब देखते हैं साइड इफेक्ट क्या है, उनके नुकसान क्या है, नुकसान देखते हैं। अब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो देख लिए, उनके नुकसान जो है वो और देख लेते हैं, ठीक है। देयर पॉसिबल साइड इफेक्ट आर नोसिया, है ना, एब्डोमिनल पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ये जो मेफीप्रेस्टोन के बाद जो है मेसोप्रोस्टल जो ली जाती है उससे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। पेन भी होता है, नोसिया होता है, जी मचलना वगैरह, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है ना। ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है ना, ठीक है।
लेकिन ये ली जाती हैं, इतनी ये चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि इनसे होगा ही होगा, ठीक। तो ये नॉर्मल एब्डोमिनल पेन, ये तो नॉर्मल चीज़ है, नोसिया, इरेगुलर मोशन, ब्लीडिंग, है ना। अगर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है लगातार तो फिर मेडिकल कंडीशन में जाना अनिवार्य है ना। अगर जैसे हर 2 आवर्स के अंदर, है ना, 2 आवर्स के अंदर 2 से ज़्यादा पैड अगर यूज ले रहे हैं, है ना, ब्लड जो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है ये टैबलेट लेने के बाद, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और इससे ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा रहता है, ठीक है। परमानेंट मेथड्स या स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, टर्मिनल मेथड, ये क्या परमानेंट मेथड है, इसमें क्या है, हम स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं, जो बास डिफरेंस है या फिर फेलोपियन ट्यूब है उसको काट करके बांध देते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो ये क्या, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देते हैं, जो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू गैमीट्स आ रहा है उनको हम काट करके बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। बहुत मुश्किल से ही अगर रिवर्सिबल हो पाते हैं, मतलब एक बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, ठीक है, ठीक है, समझे। हमारे मतलब एक जानकार हैं, उनके क्या एक ही जो है लड़का था वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने क्या करवा रखी थी, यही है ना, ट्यूबेक्टोमी ही करवाते हैं मैक्सिमम, मेल तो नहीं करवाते हैं, वेसेक्टोमी फीमेल्स ही करवाती हैं ट्यूबेक्टोमी, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा वह करवाया गया, सही करवाया गया, और फिर उनके अब फिर से एक लड़का हो गया, ठीक है। लास्ट लगभग 50 ईयर एज है उनकी, ठीक है ना। वेसेक्टोमी देखते हैं। इट इज़ ए परमानेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स, है ना। बोथ वास डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट। पहले उनको लाइगेट किया जाता है, चिपका दिया जाता है, बांध दिया जाता है, फिर उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है ना। जो बास डिफरेंस है हमने पढ़ा था ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, सारी स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं, ठीक है। इट इज़ ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना। आप जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज आफ्टर वेसेक्टोमी बट एजैकुलेशन स्पर्म इज विदाउट स्पर्म, ठीक है। एजैकुलेशन जो होगा विदाउट स्पर्म क्यों होगा, क्योंकि देखो हमने क्या काटा है, देखो इससे सेक्सुअल ड्राइव वगैरह किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं। सीमन वगैरह जो है आपका एजैकुलेट होगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा उसमें। देखो हमने क्या देखा था, जैसे अभी मैं रफ डायग्राम सा बना रहा हूँ, जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस से जो है ये क्या निकल रही है, एपिडाइडिमिस, ठीक है। एपिडाइडिमिस निकल करके ये क्या है, वॉस डिफरेंस है ना। यहाँ पर क्या है होता है, एम्पूला होता है, और यहाँ पर एम्पूला के यहाँ पर साथ में क्या है, एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, और ये क्या एजैकुलेटरी डक्ट है। तो यहाँ से काट करके हम यहाँ चिपका देंगे तो स्पर्म जो आ रहे हैं यहाँ से वो रुक जाएंगे बस। यहाँ की जो सेमिनल वेसिकल है, जो सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ लगी हुई है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो तो सारा अपना फंक्शन करेंगे, बस स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है। उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझे, आपको समझ में आ गया होगा। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है ना आफ्टर वेसेक्टोमी। स्पर्म प्रोड्यूस होंगे बट एजैकुलेटेड जो स्पर्म है विदाउट स्पर्म होंगे। एजैकुलेटेड सीमन है, सीमन में स्पर्म नहीं होगा, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा होगा बस, ठीक है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, लेकिन ये जल्दी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एम्पूला वगैरह जो है ना उसमें कुछ अमाउंट में क्या है स्पर्म रहते हैं, स्टोर रहते हैं, तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं रहता। ये 5-6 महीने के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद ये इफेक्टिव होता है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी जो है इमीडिएटली इफेक्टिव है। इट इज़ ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल के लिए है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड, है ना। छोटा सा पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसमें टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। अब थ्रो ए स्मॉल इंसीजन इन एब्डोमन, एब्डोमन में छोटा सा इंसीजन करेंगे, छोटा सा छेद करेंगे, उससे जाएंगे, या है ना, उससे कर सकते हैं, है ना। एब्डोमन में छेद करके अगर इसको बांधते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो उसे बोलते हैं लेप्रोटोमी, बोलते हैं लेप्रोटोमी। और अगर वेजाइना के थ्रू जाते हैं, है ना, या फिर वेजाइना के थ्रू भी जा सकते हैं, वहाँ से भी इसको काट करके कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, क्योंकि एक ही तो ओवम निकलता है ना, और निकलने के बाद वो पीरियड्स के बाद बाहर निकल जाता है, तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू रहेगा, है ना। द रिलीज oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस,
जो oocyte जो रिलीज होता है वह उसकी जो अंदर की जो सेल्स हैं वो उसको खा जाती हैं खुद ही, ठीक है। फेगोसाइटोसिस होता रहता है उसका, ठीक है। बाकी सारी क्रियाएं हैं तो होती हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सब निकलते हैं, जो ओवा जो है वहाँ से ओवेरी से निकलता भी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता भी है, एस्ट्रोजन भी निकालता है, सारा काम करता है, लेकिन वह आगे नहीं जा पाता है ना। एम्पूला जो है वहीं पर तो रुका रहता है। तो हम इस्थेमस जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, जैसे ये एग है, ओवा है, और ये क्या फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्पूला है, और ये इस्थेमस है, और ये क्या है, ये गर्भा वो यूटेरस है। तो अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होता है ना, तो यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाएगा, इधर से आगे क्या वो एग जो है oocyte से सेकेंडरी oocyte आगे नहीं आ पाएगा। बाकी सारी प्रोसेस तो होंगी ना, समझे ना आप बात को, है ना। तो इससे पहले आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना आवश्यक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं राम, ठीक है। अब देखते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, और इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। हम अपनी जानबूझकर या हम अपनी इच्छा से अगर प्रेगनेंसी को हटाना चाहते हैं, है ना, बिफोर फुल टर्म आने से पहले जो भी है ना, तो उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन, देखो सोचो अभी ये डाटा आप सोचो, 45 to 50 मिलियन, है ना, इतने मिलियन में है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, है ना, और 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक, यानी कि इतने करोड़ जो है आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर। जो एक साल में जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव किए जाता है उसका 1/5 है ये, यानी कि इतने जो है भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, MTP कर दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि भाई बैरियर का यूज करना चाहिए, इतनी हत्या की जाती है। मॉरली जो है, देखो धर्म के रूप से नहीं, हम वैसे देखते हैं मॉरली, देखो कितना गलत है मॉरली, नैतिक रूप से, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। तो हमारे भारतीय सरकार ने क्या MTP को लीगल कर रखा है, कब से, 1971 से, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन है कुछ। MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या है सेफ है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में लगने के बाद थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो अमेंडमेंट है ना, वह एक्ट 2017 वाज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। तो जैसे काफ़ी सारे लीगल वगैरह है, मेडिकल टर्मिनेशन जो है एक जो है कानून है, अमेंडमेंट है, कब का एक्ट है 2017 का है, जिसके अंदर क्या है कोई भी जो है इंटेंशन से क्या है अपने जानबूझकर हम अबॉर्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये करवा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है बस उसका जो इलीगल जो यूज है उसको प्रिवेंट किया गया है ना, बस तक मोर्टेलिटी ना हो। जैसे कोई बेबी है वह गलत उस जगह जो है इम्प्लांट हो गया है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको देखते हुए, है ना, समझ गए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फर्स्ट 12 वीक नीड 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। 12 वीक तक क्या है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए इसको करने के लिए, और 24 वीक्स या फिर मोर देन 12 वीक, है ना, उसके लिए 2 डॉक्टर चाहिए, ठीक है। ये किस के अंदर है, इस अमेंडमेंट के अंदर है, ये आप जस्ट पढ़ लीजिए, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखते हैं अब, या STI,
है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, PID, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, और वेनेरियल डिजीज, BD, है ना, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डिजीज, RTI। ये सारे उसी के नाम है, STDs के ही हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको बोल सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसको बोल सकते हैं अगर पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो गया है इस के कारण, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, तो इसे पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। देयर incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24। तो 15 से 24 साल के जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसके अंदर ये डिजीजेज ज़्यादा देखी जाती हैं। ईयरली सिम्टम्स क्या होते हैं? इचिंग होती है, खुजली वगैरह होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है ना, इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, फीमेल्स को ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है, मेल्स को भी रखना चाहिए, कोई एजुकेशन देता ही नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या? अबॉर्शन हो जाते हैं, स्टिल बर्थ, है ना, डेथ, चाइल्ड बर्थ हो जाता है ना, चाइल्ड जो है बर्थ के टाइम पर जो है उसकी डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अदर देन यूटेराइन पार्ट, यूटेराइन पार्ट के अलावा कहीं पर और जगह जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है ना। इनफर्टिलिटी भी हो जाती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी, है ना। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर कैंसर भी हो सकता है ना। सर्विक का कैंसर होता है ना, ठीक है, सर्विक्स के अंदर, है ना, हो जाता है। यू शुड बी, और प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है ना। यू शुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। तो कैसे हम इसको जो है रोक सकते हैं इन्फेक्शंस को? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, है ना, कोइटस के ड्यूरिंग हमेशा कॉन्डम यूज करना चाहिए, है ना, बिफोर मैरिज, है ना। आफ्टर मैरिज मल्टीपल पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, है ना। अपने पति या पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट होता है ना, वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन के कोई इन्फेक्शन आता है तो उसे डायग्नोज कीजिए तुरंत, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी है ना? क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, चैनक्रोइड बोल सकते हैं या कैनक्रोइड, कुछ भी है ना, चैनक्रोइड, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट, हेपेटाइटिस बी, एड्स और ट्राइकोमोनियासिस, है ना। ये डिजीजेज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है। तो देखते हैं ये जो डिजीज है क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, है ना, तो ये क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इससे होती है, और गोनोरिया किससे होती है? नेसेरिया गोनोरी, है ना, इनसे होती है। ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न जो बेबी होता है थ्रू बर्थ कैनाल, है ना। इनसे क्या आई इन्फेक्ट हो सकती हैं, आँख जो है इन्फेक्ट हो सकती हैं, किससे? गोनोरिया से। ये आपको मेनली गोनोरिया याद रखना है। ये क्लेमाइडियासिस आप भले ही याद ना रखें, ये एक्स्ट्रा है ना, एनसीईआरटी में नहीं है ये, है ना, गोनोरिया है। सिफिलिस याद रखना है आपको, ठीक है। जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वार्ट, हेपेटाइटिस, एड्स, ये आपको याद रखने मेनली, है ना। पढ़ने तो सारे हैं, एक बार। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस के अंदर ये जो है क्लेमाइडियासिस और गोनोरिया जो है ये मदर्स टू न्यूबॉर्न के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, और आइज़ को जो है न्यूबॉर्न की जो आई है उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिफिलिस जो है ये बी लिख रहा है ना, ये बैक्टीरियल है, ये बात याद रखना है, ठीक है। बी जहाँ जहाँ लिख रहा है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से ट्रांसफर, और ये ए बी वाला बी और डब्ल्यू वाला बी है ये वायरस, ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रिपोनिमा पैलिडम, सिफिलिस किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इससे HIV भी बढ़ सकता है और हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, ठीक है, सिफिलिस से, है ना। ये बात याद रखनी है आपको, सिफिलिस क्या कर सकता है, ये बात याद रखनी है। सिफिलिस का क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है
है ना। कैनक्रोइड क्या कर सकता है, हीमोफिलस ड्यूक्राई ये जो बैक्टीरिया उससे होता है ये, ठीक है। जेनिटल हर्पीज जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। टाइप सेकंड जो हर्पीज है सिंप्लेक्स वायरस HSV2 इससे होता है। टाइप फर्स्ट जो है ओरल हर्पीज है, ओरली पहुंचता है ये वायरस। दो प्रकार की जेनिटल हर्पीज हो सकती हैं, एक तो टाइप फर्स्ट होती है ओरल हर्पीज है, टाइप सेकंड जो है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इससे पहुंचता है। जेनिटल जो बार्ट है वह क्या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है HPV, ह्यूमन पेपिलो, आजकल इसके जो है वैक्सीन लगते हैं फीमेल्स के अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, है ना। जेनिटल बार्ट्स क्या वेजाइनल कैंसर करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये क्या है HBV वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV से होता है एड्स, ठीक है ना। ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी कि इसमें क्या है इम्यूनिटी जो है उसकी क्या हो जाती है डिफिशियंसी हो जाती है, तो बहुत सारे क्या है बीमारी लग जाती हैं एड्स के कारण, इसलिए क्या बोलते हैं इसे एक सिंड्रोम बोलते हैं। एक साथ काफ़ी सारी बीमारी लग जाती हैं, फिर सूख जाता है व्यक्ति, मर जाता है। ट्राइकोमोनासिस है ना, ये क्या प्रोटोजोअन्स है, ये बात याद रखना, है ना। लेकिन आपको याद जो करने मैंने जो ये लगाए हैं ना रेड से राइट टिक, यही आपको याद करने मेनली, बाकी आप चाहें तो एक बार इनको देख लीजिए, है ना। जैसे ट्राइकोमोनासिस प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है ना। क्लेमाइडियसिस बैक्टीरिया से होता है, बस इतना याद रखना है ना, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये प्रोटोजो है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज थ्रू द वेजाना विथ स्ट्रॉन्ग ओडोर, बहुत गंदी जो है स्मेल, हाँ ये है NCERT में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है थ्रू वेजाइना विथ स्ट्रॉन्ग ओडोर, है ना। एक्सेप्ट for hepatitis B, genital herpes, HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly, है ना, ठीक है। कौन कौन सी, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV, ये तीन जो चीज़ें जो है ना, इनको छोड़ करके सारे जो हैं जो डिजीज़ हैं ये इन्फेक्शन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं ये क्यूरेबल है ना। लेकिन ये जो है क्यूरेबल नहीं है, कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV, ठीक है, ये क्यूरेबल नहीं है। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस के सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेज में पेनलेस अल्सर होता है, ठीक है। दूसरे स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, है ना। थर्ड स्टेज में न्यूरोसिफिलिस होता है, डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन का डिजनरेशन होता है, ठीक है, डिजनरेट होने लगते हैं वो ऑर्गन्स जो हैं सेक्सुअल ऑर्गन, समझे। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या है। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, है ना, कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। और 2 साल तक जो है मैरिजेबल जो कपल्स हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं अनप्रोटेक्टेड, फिर भी जो है इनको बेबी कंसीव नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी के रूप में ले सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, इंडिया में भी इनफर्टाइल है, आपके आसपास भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एज, अब देखो इनफर्टिलिटी किसके कारण हो सकती है, एजूस्पर्मिया हो सकता है। जूस्पर्मिया मतलब मतलब एब्सेंट, जूस्पर्मिया मतलब स्पर्म, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ओलिगो जूस्पर्मिया हो सकता है, डिक्रीज स्पर्म काउंट, ओलिगो मतलब डिक्रीज हो गया, ओलिगोस्पर्मिया मतलब, ओलिगो जूस्पर्मिया मतलब डिक्रीज स्पर्म काउंट, स्पर्म का काउंट कम है, बन तो रहे स्पर्म लेकिन काउंट कम है ना। टेराटोजूस्पर्मिया एबनॉर्मल स्पर्म हो सकता है, ठीक है ना। एस्थीनोजूस्पर्मिया, स्पर्म की क्या है मोटिलिटी कम हो सकती है, दौड़ने में कम हो सकता है, तो ये कंडीशन हो सकती है इनफर्टिलिटी की मेल के अंदर। ये किसके अंदर है, मेल के अंदर है, ये मेल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या होता है, एक सीमन एनालिसिस होता है, जिसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो, एक तो क्या स्पर्म ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, स्पर्म का काउंट कम है, यानी कि बन तो रहे हैं लेकिन कम अमाउंट में। तीसरा क्या है, टेराटोजूस्पर्मिया क्या है, एबनॉर्मल स्पर्म है, स्पर्म का जो शेप साइज है वह नॉर्मल नहीं है, तो वह ढंग से दौड़ भी नहीं पाएगा, ढंग से एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना।
और एस्थीनोजूस्पर्मी क्या है, स्पर्म दौड़ ही नहीं पा रहा है, डिक्रीज मोटिलिटी, है ना। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अगर इनफर्टिलिटी हो, है ना, तो क्या करते हैं। और फीमेल के अंदर क्या है इनफर्टिलिटी का कारण, जो है ओवम जो है वो बन ही नहीं रहा है, एक तो एक ये कंडीशन है ना। दूसरा क्या है कि मेनली तो क्या है, अगर ओवम नहीं बनता है और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो नहीं हो रही हैं प्रॉपर्ली। तो फीमेल्स के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। ये मेल के लिए इनफर्टिलिटी के कारण है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART पढ़ेंगे अब। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन हो रही है किसी का जो स्पर्म जो मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है ना, एब्सेंस है, तो है ना, तो कैसे जो है हम प्रेगनेंसी कंसीव करवाएं इन कंडीशंस में। पहले तो मेडिसिन से इनको बढ़ाया जाता है, अगर फिर भी इफेक्टिव नहीं है तो क्या किया जाता है, हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ये क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे क्या है प्रेगनेंसी करवाई जाती है। तो पहला जो है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ओवा जो है फीमेल से निकलता है FSH हार्मोन की हेल्प से, उसको क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं, निकाल के लेकर आते हैं हम फिजिकली, है ना, निकाल करके ये ओवा आ गया इसके अंदर, है ना। और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने स्पर्म ले लिया है मेल से, है ना। फिर इन दोनों को हमने बाहर ही क्या करवाया, फर्टिलाइज करवाया, है ना। फर्टिलाइज करवा करके क्या बन गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, बाहर करवाया हमने, ठीक है। तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। फिर 8 सेल्ड जो मोरुला स्टेज है, अब मान लेते हैं जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होंगे, है ना। तो 8 सेल्ड जो मोरुला स्टेज है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, 8 सेल को, 8 सेल स्टेज होती है। फिर वह फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ वह एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है। और अगर वह 16 सेल मोरुला स्टेज है तो उसे डायरेक्ट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूटेरस में। तो मेनली जो है 8 मोरुला में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 8 सेल जो मोरुला है वह फैलोपियन ट्यूब में, 16 सेल मोरुला है यूटेरस के अंदर डायरेक्ट एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो ART जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एक तो है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो आप समझते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन, ओवा एंड स्पर्म का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन है ना। दूसरा है इन विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हो जाता है ना, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना हम, एम्ब्रियो बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल और यूटेरस में 16 सेल, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और कई बार क्या है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, डायरेक्ट जो ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है हम स्पर्म को इंजेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है एक प्रकार से। एक तो ये हम डायरेक्ट उसके अंदर डाल देते हैं ओवम को या फिर स्पर्म को इसके अंदर डायरेक्ट, या फिर हम ये ओवम है, ठीक है, और इंजेक्शन के थ्रू जो है हम क्या है, इंजेक्शन के थ्रू क्या हम स्पर्म को इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन मान लेते हैं किसी के अंदर ये स्पर्म नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो स्पर्म बाहर से यहाँ से डाला जाएगा और ओवम के पास जाएगा स्पर्म, ठीक है, बाहर से डाला जाएगा, तो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखो डिटेल में हम ये देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है यहाँ पर। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या है, 8 जाइगोट या फिर 8 सेल स्टेज जो है मोरुला, उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट कहाँ पर जाता है हम बताओ, 8 सेल में, फैलोपियन के अंदर, तो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT, ठीक है। और 16th जो सेल स्टेज होती है मोरुला, वहाँ उस कंडीशन में जाइगोट को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, यूटेराइन के अंदर, तो इसे बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो GIFT और IUT ये समझ गए होंगे ना। और ICS क्या है, ये भी क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का, ये बाहर ही करते हैं हम, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है। इसमें क्या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इनके इसमें क्या होता है, टेट्राजूस्पर्मिया होता है, टेराजूस्पर्मिया होता है, यानी स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम होती है,
टेराजूस्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म की जो है शेप जो है एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल स्पर्म होता है ना। एस्थेनोजूस्पर्मिया होता है मोटिलिटी, है ना। टेराजूस्पर्मिया क्या है, एबनॉर्मल स्पर्म है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से क्या हम एक अच्छा सा नॉर्मल स्पर्म निकालेंगे, है ना, नॉर्मल स्पर्म निकालेंगे इन केस ऑफ टेराजूस्पर्मिया, यानी एबनॉर्मल स्पर्म है। तो निकालने के बाद डायरेक्ट इंजेक्ट किया किसके अंदर, ओवा के अंदर, और हमारा क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं GIFT के रूप में या फिर IUT के, है ना, GIFT IUT देख लिया। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन है अंदर होता है, इनसाइड बॉडी, है ना। फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। मैं भी क्यों लिख रहा हूँ, ये राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, धीरे धीरे लिखता हूँ, इनसाइड बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर हो जाता है फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो जाता है, लेकिन गैमीट्स तो होने चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब गैमीट नहीं बन रही अच्छे से, तो मेल गैमीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। कैसे, एक होता है AI, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि अंदर ओवम तो अच्छे से बन रहा है, लेकिन बाहर जो है स्पर्म सही नहीं है, स्पर्म बन ही नहीं रहा है, तो हम स्पर्म लेंगे किसी डोनर से, है ना। तो इन स्पर्म कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, वेजाइना के अंदर, ठीक है। एक होता है, तो समझिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक होता है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना, स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, यूटेरस में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब वेजाइना में ही इंसर्ट कर दिया जाता है ना, आर्टिफिशियली, है ना, बाहर से, ठीक है। और स्पर्म ट्रांसफ़र इन यूटेरस, और दूसरा है यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे IUI बोलते हैं, है ना। ओलिगोजूस्पर्मिया केस में किया जाता है, ठीक है, यानी कि स्पर्म जो काउंट कम है तब ओलिगोजूस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम। देखो ओलिगोजूस्पर्मिया स्पर्म जो कम है, एजूस्पर्मिया स्पर्म एब्सेंटी है, टेराजूस्पर्मिया एबनॉर्मल स्पर्म है, एस्थेनोजूस्पर्मिया यानी कि वह क्या है, मोटिलिटी कम है। तो ओलिगोजूस्पर्मिया जो है, यानी कि स्पर्म काउंट कम है, तब कहाँ डालेंगे हम स्पर्म को, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के अंदर डालेंगे स्पर्म लेकर के मेल का, है ना। एक होता है फीमेल गैमीट ट्रांसफ़र, गिफ्ट GIFT, है ना। फीमेल के अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ओवम ही नहीं बन रहा है तो क्या है, तो ओवम बाहर से लेंगे, डोनर से लेंगे, है ना। तो गैमीट को हम इंट्रा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे ओवम को। फीमेल का जो गैमीट है वह ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब। गैमीट क्या, फीमेल का oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, समझे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना। और पसंद अगर आया तो क्या, देखो, पढ़ो, मस्त रहो, ख़त्म खेल। थैंक यू राम जी।